क्लास 12 का ही आपका ये वीडियो है। परमाणु संरचना और स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति का। उसमें पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के लिए जो अल्फा किरण प्रकीर्णन का प्रयोग किया था रदरफोर्ड ने, उसके आधार पर उन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। उस मॉडल में ये रहा कि प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश है ना, परमाणु के केंद्र पर 10⁻⁻15 मीटर की त्रिज्या पर सूक्ष्म गोला में स्थित रहता है। प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान और आवेश धनावेश है ना 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार स्थान पर रहता है, केंद्रित रहता है, जिसे हम परमाणु का क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि नाभिक के चारों ओर 10⁻10 मीटर की त्रिज्या का सूक्ष्म त्रिज्या का खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित होता है। जैसे कि ये आपको देख रहे हैं, ये हो गया नाभिक। यहीं पर उसका समस्त द्रव्यमान और धनावेश भाग केंद्रित होता है, जिसकी त्रिज्या होती है 10⁻15 मीटर की। उसके बाद होता है कि इस केंद्र से 10⁻10 मीटर की त्रिज्या में उसका इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं या इलेक्ट्रॉन होते हैं। त्रिज्या वाले खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। इलेक्ट्रॉन का कुल ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, नाभिक के धनावेश के बराबर होता है, जिसके कारण परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में कक्षाओं में चक्कर लगाता है। वृत्ता मार्ग कक्षा होती है, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये एक वृत्ताकार मार्ग कक्षा है, इसी में वो चक्कर लगाता है। ठीक है, चक्कर लगाते हैं या वितरित होते हैं। इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्र बल, वृत्ताकार चक्कर लगाएगा तो आवश्यक अभिकेंद्र बल कहीं से लेगा, वो इलेक्ट्रॉन और नाभिक यानी पॉजिटिव नाभिक और इलेक्ट्रॉन के स्थिर वैद्युत बल के आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है, वो जो अभिकेंद्र बल है, अभिकेंद्र बल के स्थिर वैद्युत बल से प्राप्त होता है। दो आवेशों के बीच बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। इसमें प्रोटॉन का आवेश रहता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश रहता है और उनके बीच की दूरी रहती है। जैसे ये है तो इसकी दूरी रहेगी r, इनमें आवेश मात्रा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है, तो इस तरह होता है। सब मिलाकर के निष्कर्ष क्या मिलेगा हमें कि प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश परमाणु के केंद्र में स्थित होता है, जिसकी त्रिज्या 10⁻15 मीटर की होती है। दूसरा मिला कि नाभिक के चारों ओर 10⁻10 मीटर की कोटि त्रिज्या वाले खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं और कुल इलेक्ट्रॉनों का ऋण आवेश और नाभिक का धनावेश बराबर होता है। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं और आवश्यक अभिकेंद्र बल स्थिर वैद्युत बल से प्राप्त करते हैं। उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल में कमी हुई कि इसके अनुसार परमाणु स्थायित्व की व्याख्या नहीं हो पाई। परमाणु स्थायित्व की व्याख्या इस मॉडल में नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये माना गया कि जो इलेक्ट्रॉन है और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, आवश्यक अभिकेंद्र बल की उसको आवश्यकता है। तो आवश्यक अभिकेंद्र बल से अगर चल रहा है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल के प्रभाव से उसमें अभिकेंद्र त्वरण होता है। त्वरित आवेश हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्सर्जन करता है ऊर्जा के रूप में। तो जिसके कारण ये होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ नाभिक है और इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ मूव कर रहा है और ये लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, तो धीरे धीरे उसकी कक्षाएं छोटी होती जाएंगी और अंत में वो इलेक्ट्रॉन स्वयं ही नाभिक में गिर जाएगा। इसी की व्याख्या में ये पता चला
कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा तो परमाणु स्थायी नहीं रह जाएगा। इस तरह परमाणु अस्थायित्व की व्याख्या वो नहीं कर पाए। फिर से एक बार समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, घूमते इलेक्ट्रॉन में त्वरण होता है और त्वरित आवेशित कण विद्युत चुम्बकीय तरंग रूप में ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन करते हैं। अगर लगातार उत्सर्जन करेंगे तो उसमें ऊर्जा की हानि होगी और ऐसा होगा तो धीरे धीरे उसकी वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या क्या होगी, घटने लगेगी और इलेक्ट्रॉन अंत में नाभिक में गिर जाएगा, जिससे परमाणु स्थायी नहीं रह जाएगा। दूसरी व्याख्या ये थी कि इलेक्ट्रॉन लगातार वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है और ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, तो उसका ऊर्जा स्पेक्ट्रम जो होना चाहिए वो सतत होना चाहिए, जबकि परमाणु का ऊर्जा स्पेक्ट्रम रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। इस रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में यह मॉडल असफल रहा। यानी दो मॉडल में कमी थी, परमाणु स्थायित्व की व्याख्या नहीं की है मॉडल, और रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाई कि परमाणु में रेखीय स्पेक्ट्रम क्यों बनता है। उसके बाद बोहर ने रदरफोर्ड के मॉडल की कमी को दूर करने के लिए अपना मॉडल प्रस्तुत किया। उसने नील्स बोर ने 1913 ईस्वी में रदरफोर्ड के मॉडल की कमी को दूर करने के लिए एक संशोधित मॉडल प्रस्तुत किया। मतलब इनके कहे हुए बात को ही थोड़ा सा संशोधित किया और संशोधित करने का सिद्धांत बनाया प्लांक का क्वांटा सिद्धांत को। प्लांक के क्वांटा सिद्धांत के अनुसार 1913 ईस्वी में रदरफोर्ड की मॉडल की कमी को दूर करने के लिए एक संशोधित मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे हम कहते हैं बोर का परमाणु मॉडल। इस मॉडल में क्या था? इस मॉडल में ये कहा उन्होंने कि परमाणु इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है, लेकिन उसकी कक्षा स्थायी होती है। स्थायी कक्षा में चक्कर लगाता है और वो कक्षा होती है जिसके लिए कोणीय संवेग, जिसके लिए उसका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। यानी वही इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में रह सकता है जिसका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज है। देखिए ये कोणीय संवेग है पूरा, और वो ये कोणीय संवेग जो आप देख रहे हैं वो h/2 पाई का पूर्ण गुणज है। यानी n एक संख्या है, यहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, r वृत्तीय पथ की त्रिज्या, v कक्षीय वेग और ये प्लांक नियतांक। तो कोणीय संवेग जिस इलेक्ट्रॉन का जिस कक्षा के लिए होगा वही उसमें चक्कर लगाएगा, यानी हर कक्षा में वो चक्कर नहीं लगा सकता। दूसरी बात उन्होंने कहा कि स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा, उसको आगे पीछे नहीं करना है, न ही ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, वो अपनी कक्षा में निरंतर क्या होगा, चलता रहेगा। हर इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने यही कहा कि हर इलेक्ट्रॉन जिसका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होगा वो अपनी कक्षा में लगातार चक्कर लगाएगा और चक्कर लगाते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। ठीक है। और हर कक्षा की जो ऊर्जा होगी स्थायी, उसका सूत्र होगा ये Rsc/n²। ठीक है। इसमें R वृत्त नियतांक है, C प्रकाश की चाल है और H प्लांक नियतांक है। ठीक है। उसके बाद ऊर्जा स्पेक्ट्रम की व्याख्या जो करनी थी रेखीय स्पेक्ट्रम की, उसको उन्होंने क्या कहा कि जब परमाणु को बाह्य स्रोत से ऊर्जा मिलती है, ठीक है, उचित ऊर्जा मिल जाती है, तो उसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपनी कक्षा को छोड़ करके अपनी उच्च कक्षा में चला जाता है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल गई तो ये अपनी कक्षा को छोड़कर इस कक्षा में चला जाएगा और वहाँ जा कर के फिर उसके बाद 10⁻⁸ सेकंड तक रुकेगा, पुनः अपनी कक्षा में वापस लौटेगा। जब वापस लौटेगा तो जितनी ऊर्जा लेके वो यहाँ गया था उतनी ऊर्जा का उत्सर्जन वो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में करेगा। ठीक है। वही चीज़ इसमें लिखी है कि उच्च ऊर्जा कक्षा में चला जाता है, इलेक्ट्रॉन 10⁻⁸ सेकंड तक वहाँ रहता है और पुनः ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए अपनी मूल कक्षा में लौट जाता है। और ऐसा करते समय एक निश्चित ऊर्जा की विद्युत चुम्बकीय तरंग का उत्सर्जन करता है और इसीलिए इस परमाणुओं का स्पेक्ट्रम जो होता है ऊर्जा का वो रेखिक मिलता है, क्योंकि जब वो जाएगा तो एक निश्चित ऊर्जा इस कक्षा से इस कक्षा में जाता है
ये पहले से दूसरी में जाता है या दूसरी से तीसरी में जाता है, तो इन दोनों की कक्षाओं की जो ऊर्जाएं हैं वो निश्चित हैं। तो जब निकलेंगी, जब वो यहाँ से वापस लौटने लगेगा तो एक निश्चित ऊर्जा निकालेगा। फिर अपनी कक्षा में जब वो आ जाएगा तो उस समय ऊर्जा का उत्सर्जन करना बंद कर देगा। फिर अगर इस कक्षा से इस कक्षा में डाउन में जाता है तो ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो ये फाइनल हुआ कि परमाणु को जब बाह्य स्रोत से ऊर्जा मिलती है तो इलेक्ट्रॉन उससे ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद वो अपनी कक्षा को छोड़ करके अपनी उच्च ऊर्जा की कक्षा में चला जाता है। 10⁻⁸ सेकंड तक रुकता है वहाँ पे, और पुनः अपनी प्रारंभिक कक्षा में लौटते हुए एक निश्चित ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, जिससे इसका स्पेक्ट्रम रेखीय होता है। जैसे हमने दिखाया है कि E2 से E1 से E2 की कंडीशन में दिखाया है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो एक निश्चित ऊर्जा को लेकर जब E2 में पहुँच जाएगा, जब वहाँ से रिटर्न लौटने लगेगा 10⁻⁸ सेकंड बाद, तो ये ऊर्जा का डिफरेंस होगा। ये ऊर्जा आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में रहेगी, और म्यू बराबर आप इसको लिख सकते हैं, ये आवृत्ति है विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति E2 - E1/h। इसे कहते हैं बोर आवृत्ति का प्रतिबंध, बोर का आवृत्ति प्रतिबंध। यानी E2 से E1 में जब वो जाएगा तो एक निश्चित ऊर्जा की आवृत्ति का ही निकालेगा। ऊर्जा की जो आवृत्ति होगी वो निश्चित होगी, जैसे उसकी आवृत्ति का एक सूत्र और भी है। तो इस तरह से फाइनल हुआ कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन जो होंगे नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षा में परिक्रमा करेंगे और ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेंगे। वो वही उस कक्षा में रहेंगे जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा। स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, जिससे परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। दूसरे में उन्होंने ये कहा कि जब बाह्य स्रोत से परमाणु को ऊर्जा मिलती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को अवशोषित करके अपनी उच्च ऊर्जा की कक्षा में जाता है, 10⁻⁸ सेकंड तक रुकता है और ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए वापस लौटता है, जिसके कारण स्पेक्ट्रम रेखीय प्राप्त होता है। ये आपका मॉडल था। हम समझते हैं कि मॉडल आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आता है तो आप इसको बार बार पढ़ करके और क्लियर कर लीजिए। धन्यवाद।